इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का एक बेसिक मीन समझना है हमें। सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, किसने जनरेट किया, क्या मीन निकलता है, ये पूरा हम डिटेल से इसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले ये है इकोनॉमिक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिकस। इसको हिंदी में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स है ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक का है। और ग्रीक में कौन सा वर्ड है? ओइकोनोमिकस। जैसे हिंदी में इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं और इंग्लिश में इसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं, वैसे ही ग्रीक में इसे ओइकोनोमिकस बोलते हैं। तो ये ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से? कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, ग्रीक भाषा से ओरिजिनेट हुआ है। इंग्लिश में इसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं, हिंदी में इसे अर्थशास्त्र बोलते हैं, वैसे ही इसे ग्रीक में क्या बोलते हैं? ओइकोनोमिकस। तो ओइकोनोमिकस को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक तो ओइक्योज और दूसरा नोमोज। ओइक्योज मीन्स होता है हाउस होल्ड एंड नोमोज मीन्स होता है मैनेजमेंट। अगर एक साथ इसको बोले तो हम कह सकते हैं मैनेजिंग ऑफ द हाउस। क्या बोल सकते हैं? मैनेजिंग ऑफ द हाउस। हाउस का प्रबंधन करना, अपने घर का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। अब इसे भी समझिए कि घर का प्रबंधन कैसे करेंगे। सपोज दैट आप ये मान लीजिए कि आप एक एम्प्लॉय है, तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आप अपने घर का सामान लाते हैं, आटा, नमक, तेल, मिर्च, बहुत सारे आइटम चाहिए। उन सभी को लाने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले आपको मेहनत करनी होगी, पहले आपको कमाना होगा, अर्निंग करनी होगी, मनी आएगी अपने पास। मनी आने के बाद उस मनी को हम डिफरेंट जो हमारी नीड्स है, वांट्स है, उसके लिए क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक्सपेंड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उन सब में जो जो नीड है, वांट्स है, डिमांड है, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करके और उनको जो मनी है उसको एक्सपेंड करेंगे। तो यही क्या घर का प्रबंधन है। मेरे को आटा चाहिए, मेरे को नमक चाहिए, तेल चाहिए, मिर्च चाहिए, इन सभी के लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? मनी अर्न करनी पड़ेगी। और मनी को अर्न करने के बाद में क्या करना पड़ेगा? मुझे उस मनी को इन डिफरेंट पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस करते हैं हम उसे ही क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मैनेजिंग ऑफ द हाउस एंड हाउस होल्ड मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स। आप अपने घर का किस तरह से प्रबंधन कर रहे हैं, उन सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैनेजिंग ऑफ द हाउस। अब ये देखिए इकोनॉमिक्स इज द मैनेजिंग ऑफ हाउस, ये मैंने समझा दिया आपको। इकोनॉमिक्स वर टेकन बाय एरिस्टोटल इन हिज बुक इकोनॉमिका। कौन सी बुक से लिया गया है? सबसे पहले ये इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये एरिस्टोटल की बुक थी इकोनॉमिका, उससे क्या किया गया है? लिया गया है ये वर्ड। उससे क्या किया गया? वर्ड लिया गया है। दूसरा है, अब इकोनॉमिक्स कहते किसे, इसका मीन समझना पड़ेगा। ये तो आपको जो एरिस्टोटल ने दिया था इकोनॉमिका बुक में, इकोनॉमिक्स का मीन वो मैंने समझाया था। अब इसको और इलोबरेट करते हैं कि क्या है इकोनॉमिक्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटी। कौन सी प्रोसेस है? वेल्थ को गेट करना और वेल्थ को यूज करना। जैसे मान लीजिए आप, मैंने अभी आपको बताया था वेल्थ को कैसे गेट किया जाता है और वेल्थ को कैसे यूज किया जाता है, वो इकोनॉमिक्स। पहले ये समझिए वेल्थ को गेट कैसे करेंगे। हम वेल्थ को कर सकते हैं, मैं टीचर हूं तो टीचिंग के द्वारा वेल्थ को गेन कर सकता हूं। मैं लेबर है, लेबरिंग के द्वारा वेल्थ को गेन कर सकता है। और डॉक्टर है, डॉक्टरिंग करके वेल्थ को गेन कर सकता है। मतलब अलग अलग प्रोफेशन से वेल्थ को क्या किया जा सकता है? गेन किया जा सकता है। तो ये सारी एक्टिविटी क्या कहलाएंगी? वेल्थ गेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी कहलाएंगी? वेल्थ गेटिंग एक्टिविटी। अब वेल्थ यूजिंग एक्टिविटी कौन सी होगी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि वेल्थ को गेन करने के बाद हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, उन पे हम क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं मनी को। जैसे मैंने बताया बहुत सारे घर में चीजें चाहिए, कपड़े भी चाहिए, नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, बहुत सारी हमें ऐसी चीज़ों की डिमांड होती है, नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो उन पे क्या करते हैं? वेल्थ का यूज करते हैं। तो उन दोनों एक्टिविटियों को मिला देते हैं, वेल्थ को गेन करने की एक्टिविटी और वेल्थ को यूज करने की एक्टिविटी, दोनों को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहा गया है ये कि इट इज द प्रोसेस ऑफ वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग।
वेल्थ को गेट कैसे कर रहे हैं और वेल्थ को यूज कैसे कर रहे हैं, इन एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। According to definition, economics is the study of relationship arising from wealth getting and wealth using activity of man। उसी को डेफिनेशन फॉर्म में बताया गया है, जो मैंने अभी मीनिंग बताया था वही एक डेफिनेशन फॉर्म है कि वेल्थ को कैसे गेन कर रहे हैं और वेल्थ को कैसे यूज कर रहे हैं, उन सभी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब उसके बाद में इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ है। ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का पिता, इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ है। दूसरा है मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड कीन्स। कौन है, जॉन मेनार्ड कीन्स। इन दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं होना। बहुत सारे लोग जब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछते हैं तो उसमें जॉन मेनार्ड कीन्स आंसर लगा देते हैं, बट जॉन मेनार्ड कीन्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर है। और ओनली इकोनॉमिक्स की बात बोली जाए कि इकोनॉमिक्स का फादर कौन है तो वो एडम स्मिथ है। और एक क्वेश्चन और भी आता, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, हु इज द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, हेनरी चार्ल्स टेलर। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए इसको, इसमें कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। ना एडम स्मिथ है ना जेएम किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स को हम जेएम किन्स भी बोलते हैं, ना तो एडम स्मिथ है और ना जॉन मेनार्ड किन्स है। फादर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कौन है, हेनरी चार्ल्स टेलर। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम डिफरेंट इकोनॉमिस्टों द्वारा डिफरेंट डेफिनेशन दी गई हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स को कैसे कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया। सबसे पहले जो एडम स्मिथ है उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, किस रूप में किया था, वेल्थ ऑफ नेशन के रूप में। मतलब वेल्थ डेफिनेशन क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दी, तो आपको बताना पड़ेगा एडम स्मिथ ने दी। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था वो एडम स्मिथ ही थे। उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स है क्या, और उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक थी, उसके अंदर इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पूछी जाएगी कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दी, एडम स्मिथ ने, या एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी, तो आपको बताना पड़ेगा वेल्थ डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। उसके बाद है वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी, वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल ने दी। ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी, मार्शल ने दी। अभी वेल्थ डेफिनेशन और वेलफेयर डेफिनेशन क्या है। वेल्थ डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने बोला कि जो हम वेल्थ को अर्न कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, वेल्थ को यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर या इंडिविजुअल पर्सन के लिए, वो इकोनॉमिक्स है। मतलब हम हमारे लिए गेन कर रहे हैं और हमारे लिए उसको यूज कर रहे हैं, वो है क्या, इकोनॉमिक्स। फिर मार्शल आए, मार्शल ने कहा नहीं, वेल्थ एक्चुअल में क्या है कि जो हम मनी को अर्न कर रहे हैं वो हमारे लिए तो हम यूज करें ही करें उसका, उसके साथ साथ दूसरों का परोपकार भी करें। हम हमारी मनी का दूसरों के लिए भी यूज करें, उनका परोपकार भी करें, तो वो वेलफेयर हो जाएगा। वेलफेयर कहते किसे, परोपकार को, दूसरों का भला करना वेलफेयर कहलाता है। तो हम मनी को अर्न कर रहे हैं खुद के लिए, उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी उसको यूज कर रहे हैं, अपने यूज के साथ साथ दूसरों के लिए भी हम यूज कर रहे हैं उस मनी को, तो वो क्या कहलाएगा, वेलफेयर कहलाएगा। ये डेफिनेशन किसने दी, मार्शल ने। उसके बाद स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दी, रॉबिन्स ने। किसने दी, रॉबिन्सन ने स्कैरसिटी डेफिनेशन दी। अब रॉबिन्सन ने क्या बताया, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हु गेव दी स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको बताना होगा रॉबिन्सन। अब ये स्कैरसिटी का मीन क्या है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में, आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सपोज दैट कि मैं कहूँ कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए हैं। कितने हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए हैं। उन 10 रुपए का इस तरह से, ये स्केयर है, आपके जो मनी है, अमाउंट है वो लिमिटेड है और वो स्केयर है।
तो उसका इस तरह यूज कीजिए कि आपको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल पे मिले। क्या मिले? उससे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो सिर्फ 10 रुपये ये बाउंडेशन है, लिमिटेड मनी है। अब इनका यूज कैसे करना है कि हम मान लीजिए कि मैं एक 10 रुपये का कुछ भी खाना चाहता हूँ, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज, तो मैं क्या खाऊंगा उन 10 रुपये से कि मेरा भूख मर जाए या मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाऊं उसे। तो क्या खा सकते हैं उसके लिए? आप खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, कचौरी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, ये कुछ भी चीज खा सकते हैं। पर ये इन्होंने रॉबिन्सन ने ये बोला कि वो चीज हमें कंज्यूम करनी है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जैसे मान लीजिए मेरे को जो रोटी खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, अगर मैं 10 रुपए की रोटी लेके खाऊंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और मुझे मतलब चावल पसंद नहीं है और वो 10 रुपए का मैं चावल लेके खाया तो क्या मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं। तो उन्होंने ये बोला कि स्केयर रिसोर्सेज से का यूज हम इस तरह से करें कि वो स्केयर रिसोर्स या स्केयर अमाउंट या लिमिटेड अमाउंट हमारे को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे। वो क्या कहलाएगी? स्केरसिटी डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स गिवन बाय द रॉबिन्सन। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन दी गई है सैमुअल्सन एंड किन्स। किसने दी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन? सैमुअल्सन एंड किन्स ने दी है। अब इन्होंने क्या कहा, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ क्या डेफिनेशन दी सैमुअल्सन ने एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी है किन्स ने। अब ग्रोथ क्या क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। ग्रोथ का मीन होता है इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी। क्या होता है ग्रोथ? इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी। और डेवलपमेंट होता है इंक्रीज इन द क्वांटिटी। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इंप्रूवमेंट हो रहा है क्वालिटी में तो ग्रोथ है, और इंक्रीमेंट हो रहा है क्वांटिटी में, वो क्या है? डेवलपमेंट है। फिर है इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। ये जेकोब वेनर ने दिया। अब इसका मीन क्या है? जेकोब वेनर ने क्या बोला कि जो भी इकोनॉमिस्ट करते हैं या जो भी इकोनॉमिस्ट काम करते हैं वो ही क्या है? इकोनॉमिक्स है। ये भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जेकोब वेनर ने क्या कहा, या फिर इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू ये किसने दिया। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे क्लियरली आप याद कर लीजिए। अब उसके बाद में डिवीजन ऑफ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है, कितने भागों में किया गया? 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो ट्रेडिशनल वे और दूसरा है मॉडर्न वे। कौन कौन सा? ट्रेडिशनल वे और दूसरा मॉडर्न वे। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल वे समझते हैं कि क्या है इकोनॉमिक्स को ट्रेडिशनल वे में कैसे समझा जाता था, क्या मीन था ट्रेडिशनल वे में। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक या पुराने तरीके से इकोनॉमिक्स को कैसे समझते थे। तो सबसे पहले प्रोडक्शन, उन्होंने ये प्रोसेस दी इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। प्रोडक्शन, एक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और पब्लिक रिसोर्सेज या पब्लिक फाइनेंस, इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम इकोनॉमिक्स में कैसे क्या रोल है इनका और कैसे इन्होंने इकोनॉमिक्स को एलोबरेट किया। तो सबसे पहले प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज प्रोसेस इन विच इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट। मतलब हिंदी में इसे समझे कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। मैं ये मान ले कि गेहूं है, गेहूं का खेत में हम सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन, ये सारे इनपुट डालते हैं या इनपुट का यूज करते हैं खेत के अंदर। तो ये सारे इनपुट किस में कन्वर्ट होते हैं? आउटपुट में। गेहूं का ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं, तो ये ग्रेन क्या? आउटपुट। तो ये सारे इनपुट हमने यूज किया फील्ड के अंदर और उससे हमें ग्रेन अचीवमेंट हुआ, ग्रेन फाइंड हुआ हमें, तो वो ग्रेन हमारे क्या हो गया? रिजल्ट हो गया, फाइनल अचीवमेंट हो गया, फाइनल आउटपुट हो गया, फाइनल आउटकम हो गया। तो ये जो प्रोसेस हुई, हम सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड डाले और वो आउटपुट में कन्वर्ट हुए, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? प्रोडक्शन बोला। तो ये क्लियर समझ लीजिए। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में मनी तो अवेलेबल थी नहीं, पैसे थे नहीं, तो हम क्या करते थे?
आउटपुट ही प्रोडक्शन करते थे हम, जो गेहूं, चना, जो सरसों, यही हम प्रोडक्शन करते थे। उसको फिर क्या करते थे, एक्सचेंज, मनी नहीं थी तो हम एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज कैसे करते थे, मान लीजिए मैंने गेहूं उगाया, आपने चावल उगा लिया, कि तीसरे ने सरसों उगा ली, चौथे ने कोई और कमोडिटी ग्रो कर लिया, तो हम क्या करते थे, उसके एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज करते थे। मतलब उसे हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। मतलब एक के बदले दूसरी चीज को लिया जाता था और दिया जाता था। जैसे मैंने गेहूं का प्रोडक्शन कर लिया, दूसरे ने सरसों का किया, अब मुझे उसकी सरसों की जरूरत है और उसको गेहूं की जरूरत है, तो वो मैं उसको गेहूं दूंगा और वो मुझे सरसों देगा। इस तरह से हम एक्सचेंज करते थे। इसे बार्टर सिस्टम और एक्सचेंज सिस्टम भी कहा जाता था। क्यों करते थे ऐसा, क्योंकि पहले मनी नहीं होती थी, जिसके कारण वो कमोडिटी को ही क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि कमोडिटी को किस तरह से, क्यों चेंज करते थे, उसका भी कोई क्राइटेरिया होगा। बिल्कुल है क्राइटेरिया। मान लीजिए मैं कहूं गेहूं का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है और सरसों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, या चावल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 1 किलो गेहूं दूंगा आपको, उसके बदले में अगर चावल का प्रोडक्शन या सरसों का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है तो मैं 2 किलो लूंगा। क्यों, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा है, तो मेरे जो गेहूं है उसकी डिमांड ज्यादा है और उसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, वो कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है। जबकि उनके चावल और सरसों हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हुआ है, उनकी इतनी वैल्यू नहीं है, जिसके कारण वो मेरे 1 किलो दूंगा उनको मैं गेहूं, तो उसके बदले में 2 किलो चावल या सरसों लूंगा। इस तरह से वो एक्सचेंज करा करते थे पुराने जमाने में। फिर उसके बाद जब मनी टर्म इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, तो डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनोलॉजी आई मार्केट में। क्या आई, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कमोडिटी को क्या करना, ट्रांसफर करना, बाय दी व्हीकल या बाई भी किसी भी चीज के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं, शिमला से हम एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर एप्पल मंगा रहे हैं, तो एप्पल के बदले हम कोई चीज न देके उनको क्या करें, मनी दे रहे हैं, और वो एप्पल हमारे यहाँ बाई ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन टर्म हमने कब यूज किया, जब हमारे मार्केट में मनी टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, तब हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन टर्म यूज किया। उससे पहले कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करते थे हम, एक्सचेंज करते थे। उसके बाद में क्या है, कंजप्शन। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कमोडिटी का, लोगों में फैल गई वो कमोडिटी, जो भी प्रोडक्शन हुई थी एक्सचेंज हो गई। एक्सचेंज प्रोसेस पुराने जमाने में होती थी, उसकी जगह दूसरी टर्मिनोलॉजी आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो हमने क्या किया, उसके बाद कंज्यूम किया, मतलब फाइनल डिस्पोज ऑफ द कमोडिटी। हमने कमोडिटी को डिस्पोज कर दिया, मतलब हम उसको कंज्यूम कर लिए, खा लिए। उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, कंजप्शन बोल दिया। अब सभी लोग हैं, रोटी खाते हैं तो उसका क्या करते हैं, कंजप्शन कर लेते हैं। एप्पल खाया तो कंजप्शन, फाइनली डिस्पोज, मतलब उसके बाद में उस कमोडिटी का कोई और यूटिलाइजेशन नहीं होता है, वो होते हैं फाइनल डिस्पोज, कंजप्शन या फाइनल डिस्पोज होती है वो। फिर उस बाद में है पब्लिक रिसोर्स और पब्लिक फाइनेंस भी बोलते हैं इसको। अब पब्लिक फाइनेंस क्या है, पुराने जमाने में जब मनी नहीं हुआ करती थी तो उस वक्त के राजा महाराजा क्या करते थे, जो गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, चने का हुआ, सरसों का हुआ, चावल का हुआ, किसी का भी प्रोडक्शन हुआ, उसको क्या करते थे, हाँ, जो टैक्स के रूप में वसूला करते थे फार्मर से। जैसे 10 बोरी हुई तो उसमें 2 बोरी 5 बोरी किसान से ले लेते थे और टैक्स के रूप में वो अपने पास रख लेते थे। तो जो ये इस तरह से टैक्स लिया करते थे किसानों से, उसे पब्लिक फाइनेंस से पब्लिक रिसोर्स कहा जाता था। क्लियर। उसके बाद मॉडर्न टर्मिनोलॉजी आई, वो उसमें हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स को हमने 2 भागों में बांटा था। पहला था हमारा ट्रेडिशनल वे, दूसरा हमारा मॉडर्न वे। ट्रेडिशनल में हमने इकोनॉमिक्स को समझ लिया कि इकोनॉमिक्स है क्या, कैसे वहाँ प्रोसेस हुआ करती थी इकोनॉमिक्स में, और फिर मॉडर्न तरीके से कैसे इकोनॉमिक्स समझी जाती है वो हम यहाँ पे समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो किसे कहते हैं और मैक्रो किसे कहते हैं, ये बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स वही ग्रीक भाषा का शब्द है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ग्रीक में कौन सा वर्ड था, माइक्रो, MIKROS। कौन सा वर्ड है, MIKROS। ये ग्रीक वर्ड है, जबकि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसे ग्रीक में क्या बोलते हैं, MIKROS।
तो ये ध्यान रखना आप लोग। और इसका मीन क्या होता है, सिंगल यूनिट या इंडिविजुअल यूनिट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक सिंगल यूनिट की स्टडी करें या इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करें, वो क्या कहलाएगी, माइक्रो। जैसे मैं कहूँ एक अकेले आदमी का हम स्टडी करें, जैसे मैं मेरे बारे में स्टडी करूं कि मैं क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, क्या कौन कौन सी एक्टिविटी करता हूं, कौन कौन सी जो कमोडिटी है उनका यूज करता हूं, तो मैं इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी कर रहा हूं तो इकोनॉमिक वे में वो क्या कहलाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज मीन्स स्टडी ऑफ सिंगल यूनिट इन इकोनॉमिक वे। तो ये बहुत क्लियर वे में बताया गया है कि एक सिंगल यूनिट की इकोनॉमिक वे में स्टडी करें, वो क्या कहलाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर से एक दोबारा से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं एक पर्टिकुलर इंसान हूं, मेरे बारे में अगर स्टडी की जाए, सिंगल पर्सन के बारे में, मेरे बारे में स्टडी की जाए कि मैं कौन सी ब्रांड का जो ये क्लॉथ है वो यूज करता हूँ, कौन सी ब्रांड का साबुन यूज करता हूँ, कौन सी ब्रांड का शैम्पू यूज करता हूँ, ये मेरे बारे में एक इंडिविजुअल कब कब मैं उसका यूज करता हूँ, ये सारी इकोनॉमिक वे में स्टडी करें तो वो कहलाएगी माइक्रो इकोनॉमिक। जैसे मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मार्केट है वो एक इंडिविजुअल पर्सन की भी स्टडी करते हैं। वो कैसे करते हैं कि मैं कोई कमोडिटी लेने गया तो वो मेरा नाम लिख लेंगे एक रजिस्टर में कि इन्होंने ये कमोडिटी ली, इस ब्रांड की कमोडिटी ली, मतलब कि ये अच्छी ब्रांड की कमोडिटी ले रहे हैं तो इनके लिए इसी ब्रांड की कमोडिटी मंगवाई जाए। वो उसी तरह से आगे मार्केट में डिमांड करते हैं, आगे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उससे उसी प्रकार की कमोडिटी डिमांड करते हैं जिस तरह की वहाँ के लोग उसको परचेज करना चाहते हैं। तो वो देखते हैं कि कितने लोग इस ब्रांड की कमोडिटी परचेज कर रहे हैं, कितने लोग दूसरी ब्रांड की कमोडिटी परचेज कर रहे हैं। इन सब का एक इंडिविजुअली स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिक वे में कि कौन लोग ज्यादा पैसे देने के लिए उत्साहित है, इसके लिए कौन कम देने के लिए उत्साहित है। तो एक इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी करते हैं इकोनॉमिक वे में, वो क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड है और उसमें भी MAKROS, इसमें मैंने नहीं बताया स्लाइड में, जैसे माइक्रो MIKROS है वैसे ही मैक्रो में MAKROS है। सी की जगह के है यहाँ पे, बस सी क्या है, सी की जगह। जैसे माइक्रो की स्पेलिंग क्या है, MICRO, और यहाँ पे ग्रीक में बोले तो क्या है, MIKRO, तो मतलब सिर्फ के लगा हुआ है और एस लगा हुआ है लास्ट में। वैसे ही मैक्रो में भी के लगेगा और एस लगेगा लास्ट में और कोई अंतर नहीं है। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है एक्चुअल में? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो हमने इंडिविजुअल स्टडी की थी इकोनॉमिक वे में, मेरी स्टडी की इंडिविजुअली, किसी दूसरे पर्सन की इंडिविजुअल इकोनॉमिक वे में स्टडी की, किसी तीसरे पर्सन की इकोनॉमिक वे में स्टडी की, चौथे पर्सन की इकोनॉमिक वे में स्टडी की, उन सभी की इंडिविजुअल स्टडी की और उनका सभी का एक साथ एग्रीगेशन कर देते हैं, सभी का एक साथ समेशन कर देते हैं या सभी को एक साथ जोड़ देते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। मतलब ये जो इंडिविजुअल यूनिटी की स्टडी की है उन सभी को हम एग्रीगेशन कर देते हैं, उन सभी को जोड़ देते हैं, उन सभी का समेशन कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, वो क्या कहलाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहलाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक हमारा प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। अब प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है क्या, इसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड फील्ड ऑफ साइंस वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ चॉइस आर अप्लाइड टू यूज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, रिसोर्सेज इन फार्मिंग इंडस्ट्री। अब इसे बहुत अच्छे से समझिएगा क्या है। इस डेफिनेशन से तो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, बट मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, इलेबरेट करता हूँ कि क्या मीन निकल रहा है इसका। सबसे पहले देखिए कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है कि हमारे पास इनपुट्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको प्रोडक्शन में डेफिनेशन बताया था कि प्रोडक्शन इज प्रोसेस इन विच इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन। बस प्रोडक्शन की डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स और जुड़ी हुई है, तो उसको समझेंगे। मैंने बोला था ये इनपुट्स हैं, जैसे हमारे इनपुट्स में क्या, सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन, ये सारे इनपुट हैं। इन सभी का यूज कर रहे हैं हम किसके थ्रू, लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट, इनके थ्रू सभी का यूज कर रहे हैं, एक फाइनल आउटकम, फाइनल रिजल्ट और फाइनल अचीवमेंट ले रहे हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स।
तो यहाँ देखिए डेफिनेशन में आप समझ में आएगा, इट इज अप्लाइड फील्ड ऑफ साइंस, मतलब फील्ड के अंदर अप्लाई करने वाली साइंस है। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या है, फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं, जैसे हमने बताया अभी कि इनपुट्स को हम अप्लाई कर रहे हैं फील्ड के अंदर, वेयर दी चॉइस आर अप्लाइड टू यूज ऑफ लैंड लेबर कैपिटल मैनेजमेंट। हम इनका यूज कर रहे हैं, लैंड लेबर कैपिटल और मैनेजमेंट का सभी का यूज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आर रिसोर्स इन फार्मिंग इंडस्ट्री एंड टू टेक द आउटकम एंड फाइनल रिजल्ट और फाइनल अचीवमेंट। तो इस इनपुट का हम सीड फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन सबका यूज कर रहे हैं लैंड लेबर कैपिटल मैनेजमेंट के थ्रू, और जो फाइनल आउटकम, आउटपुट, रिजल्ट और फाइनल अचीवमेंट जो हमें मिल रही है, उस पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, क्या बोला है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। उसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के, कि क्या क्या है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, उनमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आएंगे। पहला है टीपीपी। टीपीपी क्या होता है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट होता है, क्या है, इट इज द एग्रीगेशन और समेशन अजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग इनपुट इज नोन एज द टीपीपी। हम प्रोडक्शन हुआ है हमारे पास फील्ड में, जितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन का सभी का एग्रीगेशन कर दे, समेशन कर दे, टोटल कर दे, वो कहलाएगा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास 5 फील्ड हैं और उन 5 फील्ड में प्रोडक्शन हुआ, एक में 5 क्विंटल हुआ, एक में 10 क्विंटल हुआ, एक में 15 क्विंटल हुआ, एक में मान लीजिए 2 क्विंटल हुआ, तो इन सभी का मैं एक साथ समेशन कर दूंगा, इन सभी को एक साथ जोड़ दूंगा, तो वो कहलाएगा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। इसे हम Y से डेनोटेट करते हैं। किससे डेनोटेट करते हैं, Y से। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे Y लिखा हुआ है, तो ये Y का मीन होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। कौन सी टर्मिनोलॉजी है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, इट इज रेशियो ऑफ टोटल आउटपुट टू इनपुट। जो हमारा टोटल आउटपुट, हमें अभी पता लगा कि हमारे 5 फील्ड में जितना प्रोडक्शन हुआ सबका टोटल कर दिया तो वो Y हो गया, और अगर उसका रेशियो कर दिया Y डिवाइडेड बाई X, X का मीन होता है इनपुट, मतलब आउटपुट में इनपुट का भाग दे देंगे या आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि मेरा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है वो 50 क्विंटल हुआ है। कितना हुआ, सारे फील्डों में मेरे 5 फील्ड थे, उन सभी का मैंने एग्रीगेशन किया, कितना प्रोडक्शन हुआ उन सबको जोड़ा तो मेरा आया 50 क्विंटल। और उन 50 क्विंटल को अचीव करने के लिए मुझे 5 क्विंटल इनपुट लगा, तो मैं 50 में 5 को डिवाइड करूंगा तो 10 क्विंटल आया। तो ये मतलब ये हुआ कि एवरेज जो प्रोडक्शन हुआ है वो क्या हुआ है, 10 क्विंटल। इसे एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसे Y को हम डेनोट करते हैं आउटपुट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं, X को बोलते हैं हम इनपुट। अब आइए मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ये टर्मिनोलॉजी आपको आगे जब मैं कर्व पढ़ाऊंगा, क्लासिकल प्रोडक्शन जो फंक्शन है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का, उसको मैं पढ़ाऊंगा, तो ये टर्मिनोलॉजी वहां पे जरूर आएगी। तो अभी से समझ लीजिएगा कि टीपीपी क्या है, एपीपी क्या है और एमपीपी क्या है। अगर ये नहीं समझ में आएंगे तो वो कर्व भी नहीं समझ में आएगा, और उस कर्व से कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ टोटल आउटपुट टू चेंज इन इनपुट या टोटल इनपुट। क्या है, ये रेशियो है चेंज इन टोटल आउटपुट ड्यू टू चेंज इन टोटल इनपुट, इज नोन एज द एमपीपी। मतलब ये, इसको सिंपल तरीके से आप समझिए कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एक रेशियो है जो आउटपुट में जो चेंज होता है, इनपुट में चेंज होने के कारण जो आउटपुट में चेंज होता है, उसके रेशियो को हमने क्या बोला, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। अब समझिए, डेल Y को हमने बोला चेंज इन आउटपुट और डेल X को हमने बोला चेंज इन इनपुट। अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि डेल Y हम कैसे निकालेंगे और डेल X हम कैसे निकालेंगे। सपोज करिए, मैंने अभी बोला कि हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन हुआ 50 क्विंटल और ओरिजिनल हमारी इनपुट लगा वो 5 क्विंटल लगा। अब मैं ये कहूं कि हमने चेंज कर दिया, उसके अंदर हमने 60 क्विंटल, हमने क्या किया, 5 क्विंटल की जगह हमने 7 क्विंटल हमने इनपुट यूज किया। कितना किया, सभी फील्ड के अंदर मैंने 7 क्विंटल इनपुट यूज किया। 7 क्विंटल इनपुट यूज करने के कारण मेरे को
आउटपुट है वो कितना मिला, 60 क्विंटल मिला। तो इसका मतलब मैं कहूं कि जो पहले आपको आउटपुट मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 50 क्विंटल, और अब आपको आउटपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 60 क्विंटल। तो इन दोनों के बीच में चेंज कितने का हुआ, 10 क्विंटल का। तो चेंज इन आउटपुट आ गया हमारा। अब वैसे ही हम चेंज इन इनपुट निकालेंगे। पहले हमें जो इनपुट वो कितना लग रहा था, 5 क्विंटल, मैंने बढ़ा करके अब कितना दिया, 7 क्विंटल। तो इन दोनों में चेंज कितने आए, 2 क्विंटल का। तो जो चेंज आ रहा है उसको यहाँ पे रखिए, जो आउटपुट में चेंज आ रहा है वो ऊपर रखेंगे और जो इनपुट में चेंज आ रहा है वो नीचे रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 क्विंटल आ गया। मतलब ये कहेंगे कि एमपीपी क्या आया, 5 क्विंटल। तो बहुत सिंपल है, मतलब आउटपुट पहले कितना था और अब कितना, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया वो यहाँ रखिए, और इनपुट पहले कितना था और अब कितना, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आया उसको यहाँ रखिए और डिवाइड कर दीजिए। जो आ रहा है वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हो गया। तो ये रेशियो हो गया चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। उसके बाद रिसोर्सेज, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आते हैं। रिसोर्स किसे कहते हैं, इट इज एजेंट विच इज यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज रिसोर्सेज। बिल्कुल सिंपल है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी यूज होते हैं, जो भी आइटम यूज होते हैं, जो भी पर्टिकुलर्स यूज होते हैं, कॉमोडिटी यूज होते हैं, गुड्स यूज होते हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे प्रोडक्शन लेने के लिए सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन, ये सारी चीजें लगती हैं। तो ये क्या है, सारे रिसोर्सेज हैं। अब इनमें भी डिवाइडेशन किया हुआ है, रिसोर्सेज में भी फिक्स रिसोर्स और वेरिएबल रिसोर्स। फिक्स रिसोर्स किसे कहते हैं, द रिसोर्सेज विच डज नॉट वेरी विद लेवल ऑफ आउट प्रोडक्शन और आउटपुट। जो रिसोर्स जो आउटपुट पे बिल्कुल वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता है, उसे बोलते हैं फिक्स रिसोर्स। जैसे मैं ये बोलूं कि लीज ऑफ लैंड, लैंड को हम लीज पे लिया तो आप उस पे प्रोडक्शन लो या मत लो, आपको उसका चार्ज लगेगा, ये फिक्स है आपका। जैसे मैंने 1 हेक्टेयर लीज पे लैंड ले ली, अब मैंने 1 साल उसको रखा और उस पे किसी प्रकार का मैंने कोई प्रोडक्शन नहीं लिया, तो उसका जो रेंट दे रहा हूं वो क्या उसके आउटपुट पे वेरी कर रहा है, आउटपुट तो जीरो हुआ है, फिर भी मैं उसका रेंट दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैंड ली है मैंने लीज पे, उसको चाहे मैं यूज करूं या ना करूं, उसका जो मेरे को चार्ज लगना है वो है फिक्स है, वो लगना ही है। अगर मेरा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ तब भी मुझे चार्ज फिक्स ही देना है, और प्रोडक्शन जीरो हुआ तब भी मुझे चार्ज फिक्स ही देना है। तो उन रिसोर्स को बोलेंगे हम फिक्स रिसोर्स है। फिर बोलेंगे नेक्स्ट है वेरिएबल रिसोर्स। ये वेरिएबल रिसोर्स लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, लेवल ऑफ अचीवमेंट पे, लेवल ऑफ आउटकम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, अचीवमेंट बढ़ा, तो आपका जो रिसोर्स है वेरिएबल रिसोर्स, उसकी क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। अगर आप मान लीजिए कि आपका प्रोडक्शन बढ़ा तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि क्वांटिटी भी उनकी इनपुट की बढ़ाई है। जैसे मैंने कहा अभी पिछले की स्लाइड में कि पहले मेरा जो इनपुट है वो 5 क्विंटल लग रहा था और मैंने अब क्या किया, 7 क्विंटल लगाया। तो हमारा पहले जो आउटपुट है 50 क्विंटल मिल रहा था और अब 7 क्विंटल लगाने से मुझे 60 क्विंटल मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिसोर्स मैंने इनपुट में चेंज किया, सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड में चेंज किया, इंक्रीज किया, तो मेरा आउटपुट भी चेंज हो रहा है। अगर मैं उनको डिक्रीज कर देता हूं तो मेरा आउटपुट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब जो रिसोर्सेज लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल रिसोर्स कहलाएंगे। फिर है रिसोर्सेज दूसरा डिवाइड किया स्टोरेज के आधार पर किया गया। स्टोरेज में 2 प्रकार का, स्टॉक रिसोर्स और फ्लो रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स किसे कहते हैं, जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इन सब को क्या कर सकते हैं, हम स्टॉक कर सकते हैं, स्टोरेज में रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, स्टॉक रिसोर्सेज। दूसरे होते हैं फ्लो रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट कांट बी स्टोर्ड। उन रिसोर्सेज, जो रिसोर्स जिनको स्टोर बिल्कुल नहीं कर सकते वो सारे क्या कहलाएंगे, फ्लो रिसोर्स। जैसे सर्विस ऑफ लेबर, आप लेबर की सर्विस को स्टॉक कर सकते हैं क्या, स्टोरेज में रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, फ्लो रिसोर्स। सर्विस ऑफ डॉक्टर, जितनी भी सर्विस है उनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। सर्विस ऑफ टीचर, किसी की भी सर्विस को हम क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, फ्लो रिसोर्स। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत में पूछा गया है। सर्विस ऑफ डॉक्टर, सर्विस ऑफ टीचर, सर्विस ऑफ लेबर, सर्विस ऑफ
मदर, ये क्या है, एग्जाम्पल देके पूछा हुआ है कि सर्विस ऑफ मदर विच कम इन विच रिसोर्सेज, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो फ्लो रिसोर्स में आती है। जो जितने भी सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी फ्लो रिसोर्स में आते हैं। उसके बाद टाइम के आधार पर रिसोर्स को डिवाइडेड किया है, मोनो पीरियड रिसोर्स और पॉली पीरियड रिसोर्स। मोनो पीरियड रिसोर्स किसे कहते हैं, जिस रिसोर्स को वन से टाइम यूज किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। दोबारा से सुनिए, जिस रिसोर्स को प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन लेने के लिए सिर्फ एक बार यूज किया जाता है, उस रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, मोनो पीरियड रिसोर्स। जैसे सीड फर्टिलाइजर, आप तो कहोगे सर फर्टिलाइजर तो 2 से 3 बार देते हैं, 4 बार भी दे देते हैं, तो ये एक बार ही कहाँ यूज हुआ। उस रिसोर्स को, जो रिसोर्स हमने डाला, फर्टिलाइजर डाला, क्या उसी फर्टिलाइजर का दोबारा यूज किया जा सकता है क्या, निकाल करके? नहीं किया जा सकता। उस फर्टिलाइजर को, उस सीड को, उस इंसेक्टिसाइड को, उस फंजीसाइड जो भी आपने डाली है, उनका सिर्फ एक बार ही यूज होता है उस क्वांटिटी का। फिर दोबारा डालते हैं तो दूसरी डलता है वो फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड या जो भी फंजीसाइड है, ये सारे दूसरा डलता है, वो नहीं डलता जो हमने डाल दिया। उसको मतलब ये, इसका मीन ये निकल रहा है कि जो क्वांटिटी हमने यूज कर ली है उसका फिर से यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको मोनो पीरियड रिसोर्स कहा गया। फिर पॉली पीरियड रिसोर्स। पॉली पीरियड रिसोर्स किसे कहते हैं, जो मोर देन वन से टाइम यूज किए जा सकते हो। जो रिसोर्सेज मोर देन वन से टाइम यूज किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉली पीरियड रिसोर्स। जैसे फार्म इक्विपमेंट एंड मशीन, जितनी भी इक्विपमेंट है फार्म में, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, जो एमबी फ्लो है, ये सारे मोर देन वन से टाइम यूज किए जाते हैं। ट्रैक्टर को हम बार बार यूज कर सकते हैं, एक ही ट्रैक्टर को कितनी बार यूज कर लो आप। थ्रेसर है, एक ही थ्रेसर को बहुत बार यूज कर सकते हैं। जितनी भी मशीनरी है उनको हम मोर देन वन से टाइम यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉली पीरियड रिसोर्स। तो ध्यान दीजिएगा, मोनो पीरियड जिस रिसोर्स को हम एक बार यूज करते हैं उसको फिर से दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो दूसरे रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर जो 10 किलोग्राम लेके आए, उसको हमने फील्ड में डाल दिया, तो उस 10 किलोग्राम को वापस निकाल के फिर यूज नहीं कर सकते, हम दूसरा 10 किलोग्राम ही ला करके यूज करेंगे, तो वो मोनो पीरियड होगा, एक बार यूज हुआ है उस क्वांटिटी का। दूसरा पॉली पीरियड, एक ही चीज को बार बार यूज कर लेते हैं हम, वो कहलाते हैं पॉली पीरियड रिसोर्सेज। थैंक यू।